हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। जैसा कि हमने मोल कॉन्सेप्ट को सीखा था ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो टर्म आपके पास है बेटा, अगर हम बात करें जो सॉल्यूशन, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। एक सोल्यूट और एक क्या होता है, सोलवेंट आपके पास। ठीक है, सोल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो और सोलवेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान देंगे। अब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे पास कुछ जो हमारे पास मेजरमेंट्स या जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, तो उस टर्म से हम उनको बताते हैं। जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। जैसा कि मैंने इनमें मेंशन कर रखा बेटा, मोलैरिटी जो है उसको कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, और जो नॉर्मेलिटी है उसको कैपिटल एन से लिखते हैं। इसमें और भी टर्म आएंगे जैसे मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, पीपीएम है, ये भी सभी जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने पीछे जो फॉर्म ये लिख रखा है इसका, कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड किस में कर दें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रखा हमने, लीटर के अंदर। वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में है, लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे करते हैं, मास, मोल, मोल जो है आपके पास, मोल को कैसे निकालते हैं, जो मोल होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो वही हमारे पास ये मैंने मोल को, ये जो मेरी टर्म थी, ये वाली जो टर्म है आपके पास, ये मोल है आपका, ये वाली जो टर्म क्या है आपकी, मोल है, कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास अपॉन मोलिकुलर मास। देखो मैंने बता रखा है डब्ल्यू बी का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, और बी वर्ड जो मैं यहाँ यूज करूँगा वो हमेशा सोल्यूट के लिए यूज करूँगा, और ए कभी भी आएगा, जैसे ये ए है ना, ये सोलवेंट के लिए होगा। ठीक है, और डब्ल्यू हमेशा मास के लिए होता है, डब्ल्यू वर्ड हमेशा मास के लिए आएगा। तो डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एम बी का मतलब क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बेटा। देखो इसका ये तो मोल हो गया आपके पास। और जो मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, अगर मैं लीटर में लिखता ना यहाँ पे, तो अगर देखो जैसे मैंने मान लो अगर वी को मैं अगर लीटर में लिख देता है, यहाँ पे वी को किस में लिख देता लीटर में, तो फिर मेरे को ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर मैं इस वी को, इस जो वी है इसको मैंने किस में लिखा है, एम के अंदर, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप मोलैरिटी के लिए, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे मैड के अंदर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वी एम एल। वॉल्यूम किस में आपका, वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में है, एम एल के अंदर है। और मैंने ये टर्म बता दिया आपके पास, मास अपॉन मोलर मास, ये मोल था आपके पास, तो वो हो गया आपके पास मोलैरिटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल, और नीचे से क्या जाएगा, एल ऊपर जाएगा, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल एल इनवर्स। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल एल इनवर्स। ये इसकी यूनिट बन गई, मोलैरिटी की यूनिट क्या बन गई, मोल एल इनवर्स, मोल एल इनवर्स, क्योंकि एल ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे बताया मैंने, मोल एल इनवर्स हो गया आपके पास। इस अगर मोलैलिटी की बात करते हैं तो सेम डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, पर यहाँ पे डिजोल्ड किस में करेंगे, मास ऑफ सोलवेंट किस में होना चाहिए आपका, केजी में होना चाहिए। मास ऑफ सोलवेंट किस में होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, मास ऑफ सोलवेंट की बात करेंगे। तो देखो फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स तो वही डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे में एम बी मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे वही टर्म है डब्ल्यू ए, तो वर्ड में मैंने बताया था ना, डब्ल्यू तो हमेशा मास के लिए, अगर ए वर्ड जो है वो किसके लिए होता है, सोलवेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, सोलवेंट के लिए। अगर मैं इसको केजी में लिख देता तो फिर यहाँ पे 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको किस में लिखा है, ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। ठीक है, तो एम का तो हमें पता ही था, ये क्या था, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। और अगर आपको इसी में ये बताना हो डब्ल्यू ए क्या है, तो ये क्या है, ये मास ऑफ
सोलवेंट है, मास ऑफ क्या है, सोलवेंट आपको। और मोलरिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से मोलरिटी को। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, देखो मोल और नीचे क्या है kg, तो बन जाएगी मोल kg इनवर्स, मोल kg इनवर्स हो जाएगी किसकी, मोलरिटी की। उसके बाद आती है आपके पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, जिसमें ध्यान रखना है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम, ये ध्यान रखेंगे, इस पर फोकस करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, डिजोल्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये जो मेरे पास था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये कैसे भी निकलेगा, WB का मतलब वही हो गया, WB कौन आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया हमने, ml में, ml में लेंगे तो 1000 लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों टर्म के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और मोलरिटी टर्म के अंदर जिसमें स्मॉल m है उसके अंदर होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और फाइंड आउट करेंगे भाई, ये इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट को कैसे हमें फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर आउट हो गया होगा, मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। और हम इस टर्म को सीखेंगे अभी, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अगर एसिड होता है या बेस होता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास। और अभी इसमें एक टर्म मेन ध्यान रखेंगे, हमारे पास जरूरत पड़ी है मोल की। मोल क्या होता है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो आइए अब इसको चेकआउट करते हैं। तो ये हमारे पास है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। देखो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसके एटॉमिक मास, जैसे हमने सीख चुके हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में उसकी वैलेंसी, अपॉन में उसकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, उसकी वैलेंसी कितनी है वो अगर हम लिख देते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट आ जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आप करोगे नॉर्मलिटी बेस पे, तो उसमें इस टर्म पे आप फोकस करोगे। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड फाइंड आउट करना आपको तो क्या होता है, एटॉमिक AT का मतलब, ये AT का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो यहाँ पे जब एसिड होता है तो यहाँ पे क्या आएगी, बेसिसिटी ऑफ एसिड आएगा, और अगर यहाँ पे बेस होता है तो यहाँ पे आएगी एसिडिटी ऑफ बेस। तो मैंने बता भी रखा आपको कि बेसिसिटी का मतलब क्या था, ये बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है, इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन फ्रॉम वन मोलिकुल ऑफ एसिड। बेसिसिटी का मतलब ये था, अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो H2SO4 लेता हूँ तो ये एक मोलिकुल होगा पूरा हमारे पास, इस एक H2SO4 के अंदर से कितने H पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसेबल है, मतलब जब आप जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, जैसे इसको ब्रेक करते हैं तो क्या टूटता है, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या आया इसके अंदर, इसका मतलब इसमें कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, 2 बेटा, कितने हैं 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो H2SO4 का एटॉमिक मास है, जैसे मान लो मेरे को H2SO4 का एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो एक हाइड्रोजन की 2 × 1, क्यों, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1 कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे प्लस में। एक सल्फर का कितना होता है 32, 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन है कितने 4। तो हम क्या करेंगे, ये तो मेरे पास हो गया ऊपर एटॉमिक मास मेरे पास, ठीक है, किसका, एसिड का। और क्या मैंने बताया कि भाई इस एक मोलिकुल में से कितने H पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं, तो 2। तो इस पूरी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास डिवाइड होने के बाद, ये आपके पास होगी जो उसमें फॉर्मूले यूज कर रहे थे ना, इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो उस इक्विवेलेंट मास की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। या मान लो बेस आ जाए, तो बेस में मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया NaOH, क्या ले लिया NaOH। अब आपको पता है NaOH जब स्प्लिट होगा तो कितना OH कर सकता है, एक OH देगा ना। तो इसका मतलब इस एक मोलिकुल में से कितने डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं OH, एक। तो वही बताया रखा है एसिडिटी, इस एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब क्या है, एसिडिटी इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वन मोलिकुल ऑफ बेस। एक मोलिकुल ऑफ बेस में से कितने OH
नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं। अब देखो जैसे इसमें करेंगे, एटॉमिक मास बेस का कितना है, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसको वैल्यू किसने डिवाइड करेंगे 1 से करेंगे, क्योंकि इसमें कितने डिस्प्लेसेबल OH है, एक ही है, कितना है ओनली एंड ओनली 1 है, इसलिए मैंने इसको किसने कर दिया 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया मेरे पास किसका इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आ गया, और वो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या था, एसिड था आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कैसे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल सोल आउट हो जाएगा कैसे इनको यूज़ करते हैं। अभी ये फॉर्मूले याद रखेंगे आप, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड में एटॉमिक मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिसिटी आएगी बेटा, और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस में एटॉमिक मास ऑफ बेस अपॉन में एसिडिटी ऑफ बेस आएगा। ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूले का भी जैसे अभी इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो उसमें क्या था, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट एल इनवर्स, ये बन जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट एल इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट एल इनवर्स। और इस नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। अब देखें हमारे पास एक टर्म है मास परसेंटेज, इसको हम 3 टाइप से बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। एक होती है परसेंटेज W/W, एक होती है परसेंटेज W/V, एक होता है परसेंटेज V/V, V/V। तो देखो W/W का मतलब क्या है, डब्लू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब दोनों कंपोनेंट आ गए मेरे पास, जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसके अंदर मेरे पास दोनों कंपोनेंट आ गए, कौन है, सोल्यूट भी और आपका सोलवेंट भी। और परसेंटेज के नाम क्या कर देंगे 100 मल्टीप्लाई, W/V है, इसका मतलब W का मतलब मास ऑफ सोल्यूट, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V/V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो आप काफ़ी बार टैबलेट्स पे ऊपर जैसे देखते होगे उसके पीछे डिस्क्रिप्शन देखना उसमें कि क्या क्या क्वांटिटी उसके अंदर है, तो कई बार ऐसे लिखा होगा परसेंटेज W/W 10% Na2CO3, मान लो ये लिख रहा है, या लिखा हो W/V 10% Na2CO3। ठीक है, या एक लिखा हो परसेंटेज V/V 10% इथाइल अल्कोहल। अब इन तीनों बातों का अलग अलग मीन है। देखो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है परसेंटेज W/W करके भाई 10% सोडियम कार्बोनेट, 10% सोडियम है कार्बोनेट, तो इसका मतलब ये है बेटा 10% का मतलब ये है कि भाई 10 ग्राम जो आपके पास कौन था Na2CO3 वो किस में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, किस में प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट किस में है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 10 ग्राम आपका जो 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 किस में प्रेजेंट है, इसमें है 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम किस में करेंगे ml में, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है तो ये भी सीधा 10% का मतलब 10 ग्राम, कौन आपका इथाइल अल्कोहल को C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। बट यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट तो इसी में है, ये प्रेजेंट तो किसी में है आपके पास है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, या 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml क्योंकि वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बट ध्यान रखेंगे इसमें जब भी ये सॉल्यूशन बना होगा तो ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके पास ये जैसे ये हमारे पास हो गया 10 ml लेंगे, जैसे 10 ml लेंगे क्योंकि वॉल्यूम था ना, तो ml 10 ml C2H5OH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बट इसमें ध्यान रखेंगे ये बना कैसे है 100 ml कैसे बनेगा भाई 10 ml, तो मान लो आपने C2H5OH ले लिया बेटा, अब ये बनाना टोटल कितना हमें 100 बनाना है ना, तो जो अपने 90 ml क्या लिया है इसमें वाटर लिया है, तो इसका मतलब ये था 10% इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, तो इसका मतलब 10 ml तो आपने लिया कौन आपका इथाइल अल्कोहल, और 90 ml जो था आपके पास वो था वाटर, तो 10 और 90 कितना होगा 100 होगा। तो ध्यान अगर मान लो मैं ऐसे करता 10 तो मान लो इथाइल अल्कोहल ले लेता और 100 वाटर ले लेता, टोटल सॉल्यूशन बन जाता है 110, 110, ये तो ज़्यादा हो गया मेरे पास, पर तो हमें बनाना कितना था 100 ही। तो ध्यान रखेंगे कभी भी वॉल्यूम का हो
केस परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसमें क्या होता है कि जो भी परसेंटेज है वो उतना तो अमाउंट हो गया आपके पास 10, और वाटर जो करेंगे तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस चीज़ को। 100 में से मान लो जो भी परसेंटेज आपको देता नहीं, जैसे मान लो 10% दिया तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 बच गया, मतलब जो चीज़ बच गई सॉल्वेंट है वो 90 आपके पास। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे से ऐसे बोल देता, मान लो वो 20% इथाइल अल्कोहल इन वाटर, तो मैं कैसे बनाता इसको? तो ठीक है, मेरे पास 20% का मतलब मैं 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो 80 तो मेरे पास वाटर है और 20 क्या होगा मेरे पास, इथाइल अल्कोहल। तो 80 और 20 कितना हो गया, 100। और अगर मान लो ये 30% देता तो क्या रेशियो बन जाता, 70% जो आपके पास है वो तो वाटर हो जाता, और 30% मतलब 30 ml क्या हो जाता आपका, इथाइल अल्कोहल। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे भाई मान लो ये 20% है तो 20 ये ले लिया और 100 आपने वो ले लिया, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120। तो ये 20 हो गया आपके पास, तो बच गया जो अमाउंट 80 जो है वो क्या आपके पास 80 ml ऑफ वाटर है आपके पास, 80 ml ऑफ वाटर आपके पास। तो ये था मास परसेंटेज। ये देखो तीनों की अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब ठीक है, ये 10 ग्राम किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम के अंदर। इसी तरह ये 10 ग्राम किस में प्रेजेंट है, 100 ml के अंदर। और ये जो 10 ml C2H5OH जो किस में था, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, जब 10 अगर मान लो जैसे मैंने स्टार्टिंग की बात करता हूँ, मैंने 10 ही लिख लेता हूँ, तो 10% अगर लेता हूँ तो 10 तो मेरे पास बेटा हो गया इथाइल अल्कोहल, और जो 90 ml है आपके पास वाटर है, 10 और 90 कितना होगा, 100। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट किया, ये जो 10% था आपके पास उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया मेरे पास 90। तो 10 तो ये 10 ml तो इथाइल अल्कोहल और 90 ml आपका वाटर, टोटल कितना सॉल्यूशन बन गया आपका 100 ml बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये था मास परसेंटेज। अब हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और मैंने अभी बताया था आपको, जब भी कभी भी ए वर्ड आता है तो वो मेरा किसके लिए होगा, सोलवेंट के लिए, और बी वर्ड जो होगा वो किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का निकालना हो तो देखो एक्स रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ई का मतलब सोलवेंट है। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, क्योंकि देखो मैं दो कंपोनेंट है ना मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, तो दोनों में से कोई एक लूँगा। अब जब सोलवेंट लेते हैं तो सोलवेंट का ही मोल लेना, ऊपर ऊपर भी एन, ये एन है, ये एन ए अपॉन में एन ए जमा एन बी, और बी वर्ड है तो ऊपर बी आएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ बी है तो ऊपर बी, इधर बी आएगा, और ये एन बी है, एन बी नीचे क्या है, एन बी जमा एन ए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट का मतलब भाई दोनों में से कोई कंपोनेंट होगा, या तो सोल्यूट होगा या क्या होगा, सोलवेंट। तो यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है, यहाँ पे क्या है, सोल्यूट आपके पास। टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द, टोटल नंबर मोल का मतलब भाई जो सॉल्यूशन है उसके अंदर टोटल मोल कौन है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो नीचे क्या है, टोटल मोल, ऊपर क्या है, सिर्फ एक के मोल होंगे, या तो सोल्यूट के होंगे या सोलवेंट। अब हमें कैसे पता होगा किसके होंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे पता लगेगा आपको, अगर सोलवेंट है तो ऊपर सोलवेंट के मिलेंगे, सोल्यूट है तो ऊपर किसके मिलेंगे, सोल्यूट के मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी। और हमेशा जो सोल्यूट और सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि मोल मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। और अगर मान लो आपके पास इन दोनों में से की एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, मान लो आपके पास एक्स ए का मान आ जाए, तो आप क्या करोगे, एक्स बी का मान कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 माइनस में एक्स ए, 1 माइनस में एक्स ए कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बी का मान आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। एक हमारे पास है ppm, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ या नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन, प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने कर दिया भाई, ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट मतलब एक कंपोनेंट के पार्ट, और नीचे टोटल पार्ट, और मिलियन के नाम का है तो इसलिए 10⁶ से क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। इस टर्म का कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई ये जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो उसमें कितना क्लोराइड है, कितना फ्लोराइड है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं जो होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। या
जो कोई भी मान लो आपके पास स्टेट है उसके अंदर TDS लेवल कितना है, वाटर के अंदर कितना क्लोराइड है, या जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, तो उस यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक छोटी यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए हम ppm का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन कि उसमें हमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 10⁶, इससे हम ppm फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सारी टर्म हमने जो डिस्कस की हैं वो थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करते हैं, आइए। और ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, जैसे नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है, एक मोलरिटी इक्वेशन होती है। इसका आप जो भी आप लैब के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें काफ़ी बार यूज़ करते हैं इसका, नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी में N1V1 = N2V2, ये कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी ये है, दूसरा सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना। जैसे एक सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे N1V1 = N2V2, अगर मान लो मेरे को N2 निकालना हो तो क्या आ जाएगा, N1V1 अपॉन में V2। तो इन चार वैल्यू में से कोई एक वैल्यू का जैसे मान लो टोटल कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, अब मेरे को क्या निकालना है, N2 निकालना हो तो इन तीनों का मान पता हो, N1V1 और V2 का मान, या आपको N1 निकालना हो तो N2 V2 V1 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम कोई दूसरे सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी के अंदर N1V1 = N2V2, मोलरिटी के में M1V1 = M2V2। और काफ़ी बार ऐसे कर देता है, मान लो दो डिफरेंट नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन को मिक्स कर दे और पूछे कि भाई अब क्या होगी, अब उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो इसका मतलब देखो, एक बिकर ये था, एक बिकर ये है, इसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1 है, इसकी N2 V2 है, और बोले कि इन दोनों को मिक्स कर दो तीसरे के अंदर, तो इसका मतलब तीसरा तो N3 बन के आएगा, क्या बन के आएगा, N3। तो उस केस में इक्वेशन ये होती है N1V1 प्लस में N2V2, क्योंकि तो दोनों प्लस हो गए तो N3 निकल के आएगा, और इन दोनों का जो V1 और V2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वॉल्यूम। तो मैंने कर दिया V1 जमा में V2। अब देखो N3 अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या आ जाएगा भाई, ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी, N1V1 N2V2 अपॉन में V1 जमा में V2। इसी तरह ये तो नॉर्मलिटी केस में था, ये मोलरिटी केस में M1V1 जमा M2V2 = M3V1 जमा में V2। इसमें भी सेम वही है कि भाई आपके पास एक कंटेनर है बेटा, एक कंटेनर में मोलरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, एक में M2 मोलरिटी है और वॉल्यूम V2 है। हमने इन दोनों को ऐड करके एक तीसरा कंटेनर ले लिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे तो क्या बन के आएगी, M3 बन के आएगी, क्या बन के आएगी, M3। तो M3 में क्या होगा, इस V1 वाले का वॉल्यूम और V2 का वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो वही है आपके पास M3V1 जमा में V2। अब M3 अगर आपको निकालना हो तो ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर, ठीक है। अब देखें हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम कोई सबस्टांस को, ए कोई सबस्टांस है, 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस, 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया तो है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अब देखो, अब मेरे को चेक करना है कि उस मास परसेंटेज में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, भाई W/W वाला यूज करूं या W/V का यूज करें या V/V का यूज करें। तो देखो ना, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, इसका मतलब दोनों चीज़ मास के अंदर है, तो ये फॉर्मूला यूज करना था, W/W। आपको यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, इसमें यही था ना भाई, कितना है, ऊपर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ, जो वैल्यू स्मॉल होती है बेटा वो मास ऑफ सोल्यूट होती है, और जो ज़्यादा होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास सॉल्वेंट होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाई 1000। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास है 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन ऐसे ना कर दें कभी, यहाँ पे 18 लिख दो आप, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है। वाटर का मतलब क्या है सॉल्वेंट, नीचे तो क्या लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आएगा भाई, जब मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ऐड कर दूं तो 18 ग्राम तो वाटर और 2 ग्राम जो मैंने सब्सटेंस उसमें ऐड किया वो, तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 20। कितना हो गया 20 हो गया आपके पास। तो 2/20 इंटू में 100। अब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%। तो ये आ गई मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। आपको एक क्वेश्चन ये हमारे पास है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम ऑफ इट इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो जब भी मोलैरिटी का क्वेश्चन आ गया मान लो आपके पास, तो कैपिटल M से लिखते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था WB अपॉन में MB इंटू में 1000 अपॉन में VmL। अब देखो मैंने बताया था जो छोटी वैल्यू होती है वो WB की है, तो छोटी वैल्यू कौन है 4 ग्राम, ये रही 4 अपॉन में MB का मतलब मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। NaOH का कैसे निकालेंगे, Na सोडियम का कितना होता है 23, और ये कैसे लिखते हैं देखो ऐसे होता है ना 12Na23, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये लेते हैं मोलिकुलर मास में, तो 23। इसी तरह फिर क्या है NaOH में और कौन है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं 8O16, तो ऊपर वाला नंबर तो 16 प्लस हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं 1H1, तो एक क्योंकि एक हाइड्रोजन था एक, तो 23 प्लस 17, 16 प्लस 1 कितना होगा 17, तो टोटल कितना होगा 40। कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 1000 वॉल्यूम VmL कितना दे रखा है ये रहा, ये आपके पास वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 200, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे। अब बस इसको आप सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, 1 0 से 1 0, ये 4 से 4 कट गया, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास, आंसर कितना आ गया आपका 1। कितना आ गया 1 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया आपके पास, तो 1m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1m, या आप ऐसे लिख सकते हो 1 मोल L इनवर्स। बट वो आप कब लिखोगे जब इसको हम उसमें लिखेंगे लीटर के अंदर, तब करना आपको उसके अंदर। ठीक है, या आप ऐसे कर दो बस मोलरिटी क्वेश्चन है तो सीधा कैपिटल M लिख दो 1m, क्या लिख देंगे 1m लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये होगा मोलरिटी का। तो एक बार दोबारा देखेंगे WB का मान वैल्यू 4 है, मोलिकुलर मास का 40, ये कैसे किया 23 प्लस 16 प्लस 1 आपके पास। ठीक है, तो उससे हमारे पास फाइंड आउट हो गया ये हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन लिख दिया, 1m आ गया, मतलब 1 मोलर का है वो। चलो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब की बार हम फाइंड आउट कर देते हैं मोलेलिटी को। किसको फाइंड आउट करते हैं मोलेलिटी, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब की बार मेरे पास होगा ये 500 ग्राम 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हो आप, तो देखो स्मॉल m से मोलरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं WB अपॉन में MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में, यहाँ पे W क्या होता है A आता है, W क्या आता है A, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें ग्राम के अंदर, या केजी में भी हो सकता है, केजी में होगा तो फिर बेटा ऊपर 1000 नहीं आएगा। तो देखो WB का मान कितना 4, मोलिकुलर मास निकालना है, अभी हमने निकाला था 40, 1000 अपॉन में, अब की बार कितना है 500 दे रखा है, ये रहा 500 मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, तो इससे कट का कितना आ गया ये 2 0 2 हो गया, इससे कट का कितना आ गया 2 दूनी 4 0, इससे 4 5 20, तो कितना आ गया 1/5, 1 में 5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा ये 0.2 स्मॉल m, 0.2 दिखाई नहीं दे रहा उधर, 0.2 स्मॉल m आ गया आपके पास, 0.2 स्मॉल m, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है मोलेलिटी, क्या फाइंड आउट किया है मोलेलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास किसका हो गया आपका मोलेलिटी का।
अच्छा, इसी के अंदर हम एक देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मोलैरिटी का करते हैं हम, नहीं नॉर्मेलिटी का करते हैं। किसका करते हैं? नॉर्मेलिटी का। तो ये तो हमने सीखा, एक क्वेश्चन सीखा बेटा मोलैरिटी का, एक सीखा है मोलैलिटी का। अब हम सीखते हैं नॉर्मेलिटी का। ठीक है, तो देखो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन सीखते हैं हम। अब की बार मान लो यहाँ पे आप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लिया ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, देखो स्टेटमेंट चेंज करते हैं थोड़ा। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, a solution of a sulfuric acid having 0.49 gram of it dissolved in 250 ml of the solution। और आपको करना है कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी, कैपिटल एल का मतलब है नॉर्मलिटी। तो देखो बेटा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखो आप, पहले क्या होता है WB/V, यहाँ पे क्या आता है इक्वलेंट वेट। अगर देखो अब सल्फ्यूरिक एसिड है तो इक्वलेंट वेट ऑफ किसका आएगा? एसिड आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000/V क्या आ जाएगा? ml। ये दोनों टाइप से करवाऊंगा क्वेश्चन मैंने, अभी एक एसिड का करवाऊंगा और एक बेस का भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इक्वलेंट वेट ऑफ किसका आ गया? एसिड, क्योंकि डेफिनेशन बेटा हमने क्या पढ़ी थी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास किसका होता है? वो सोल्यूट का। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कौन है? वो सॉलिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन आपके पास है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो वो क्या होता है? एटॉमिक वेट ऑफ एसिड अपॉन में क्या आती है उसकी? भाई यहाँ पे एसिड है तो क्या आता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड, यही तो आता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड आता है। ठीक है बेटा, अब देखो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एसिड कैसे फाइंड आउट करेंगे? H2SO4 का कैसे आएगा? एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, बट हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। तो मैं करूँगा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 × 1 प्लस फिर दूसरा एलिमेंट कौन है? सल्फर है। तो एक सल्फर का कैसे होता है? S1632। तो ऊपर कितना नंबर है? 32। ये नंबर लेते हैं हम जब भी आप उनका एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हो या मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हो। तो एक सल्फर कितना हो गया? 32 प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16। ऑक्सीजन है कितने? 4। कितने ऑक्सीजन है? देखो एक ऑक्सीजन होता है ऐसे, तो एक ऑक्सीजन का 16 है, ऊपर वाला नंबर लेते हैं। बट ऑक्सीजन है कितने? 4 है, तो 16 को 4 से कर दिया। अब पूरे को सम कर दो आप, 34 तो ये हो गया, 32 और 2 कितना हो गया? 34, और ये 64 ये हो गया, तो टोटल आ गया 98। कितना आ गया? 98। तो देखो एटॉमिक वेट कितना आ गया आपका? 98 अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब इस H2SO4 से कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल हैं? कितने हैं? 2। तो हमने क्या किसने डिवाइड करेंगे? 2 से। तो करोगे 2 से कितना आ गया? 49 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 49। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू जो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड यहाँ पे क्या पुट करोगे? 49 पुट करेंगे। करो 49। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? 49। और ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? ये रहा आपके पास 0.49। V वॉल्यूम ये दे रखा, ml लिख रखा 250। आप पूरे का आप 16 आउट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपकी नॉर्मल। तो लास्ट में आंसर के पीछे क्या लिख देंगे? कैपिटल N लिख दोगे आप, या आप कर भी सकते हो। देखो इसको करते हैं, ये कितना होगा? 0 0 25 चौका 100। ठीक है, इसको करेंगे तो मान लो इसके नाम के 2 0 नीचे आ गई, 49 से 49 कट गया, तो ये आ गया 4/100। तो इसको क्या लिखते हैं? 0.04 कैपिटल N, ये आंसर आ गया 0.04N, 0.04N आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर ली इसकी क्या? नॉर्मेलिटी। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए मान लो, तो इस क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में
इक्विवेलेंट मास ऑफ, जो आपके पास हमने किसका निकाला, एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एटॉमिक वेट अपॉन में बेसिसिटी। तो ये ऐसे करना पड़ता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए, मान लो आपसे निकलवा तो नॉर्मलिटी रहा है वो, मान लो, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ना दे के यहाँ पे दे दे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH दे दिया उसने, और यहाँ पे मान लो चेंज कर दे, अब की बार दे दिया 0.50 ग्राम डिजोल्ड इन 500 डिजोल्ड 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करो आप इसकी नॉर्मलिटी, फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे WB अपॉन में आपकी बार आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में Vml। अब देखो WB का मान तो कितना रहा, ये रहा आपके पास 0.50 अपॉन में, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ बेस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कौन है, NaOH, एक सोडियम का कितना होता है 23, क्योंकि ऐसे तो होता है 12 11 Na23, तो हमें ये वाला टर्म लेना है। तो एक सोडियम का नाम का 23, ऑक्सीजन का नाम का 16, हाइड्रोजन का नाम का 1, इन तीनों को सम करोगे आप तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ बेस अपॉन में एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब इसमें कितने OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल है, तो कितने हैं, एक OH ही हट सकता है ना, जब आप सॉल्यूशन में लोगे इसको तो कितने OH देगा, ये एक ही OH देगा। तो मैंने 40 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो 40 को 1 से करेंगे तो 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में Vml का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने है 500, ये रहा आपके पास। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जिससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसमें यहाँ तक करेंगे, और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। और इनको बार बार रिवाइज करें, फॉर्मूले को देखें, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है।